हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 14 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं करा तो कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसेस को एक्सचेंज करने का काम एल्वेलाई करती है और ये मेन पार्ट होता है गैस एक्सचेंज करने का। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जो गैस एक्सचेंज होती है वो ब्लड और टिश्यू के बीच में होती है। O2 and CO2 are exchanging in this site by simple diffusion mainly based on pressure concentration gradient। जो O2 और CO2 गैस एक्सचेंज होती है वो सिंपल डिफ्यूजन के मदद से होती है और किसके बेस पर होती है, प्रेशर के और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पर होती है। Solubility of the gases as well as thickness of membrane involved in diffusion are some important function factor that can affect the rate of diffusion। गैस मतलब कि जो गैसेस सोल्यूबल होती है, जो सी गैस मतलब कि मेम्ब्रेन की थिकनेस वो कौन सी होती है, CO2 होती है। और ये डिफ्यूजन में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर को भी निभाती है। प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय ए इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। जो कि गैसेस का मिक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई PO फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। जी, ये पार्शियल प्रेशर जो होता है वो रिप्रेजेंटेड किससे होता है, PO2 से ऑक्सीजन के लिए और PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन एटमॉस्फेरिक एयर। जो पार्शियल प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक एयर में दो गैसेस से मिलकर बनी है। एंड द टू साइड ऑफ डिफ्यूजन इज गिवन इन द टेबल। और इस ये जो पार्शियल प्रेशर की साइड है वो टू साइडेड है और इसका डिफ्यूजन जो है वो टेबल में समझा रखा है, जैसे हम आगे देखेंगे। एंड इन द फिगर, और फिगर में भी दिखा रखा है। द डेटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट्स ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फॉर एल्वेलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। इस टेबल में हमें डेटा दे रखा है कि ऑक्सीजन जो रहती है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन जो रहती है वो एल्वोलाई से कैसे ब्लड में और ब्लड से कैसे टिश्यू में ट्रांसफ़र होती है। अब हम टेबल को समझेंगे। रेस्पिरेटरी गैसेज, ये रेस्पिरेटरी गैसेज है। कौन कौन सी रेस्पिरेटरी गैसेज होती है, O2 और CO2 होती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक एयर में ये कितनी प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है 159 और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.3। एल्वोलाई के अंदर कितनी प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन 104 और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई के अंदर कितनी प्रेजेंट होती है, 40। ये में दे रखी है। और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो 40 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 45 होती है। जब वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो ऑक्सीजन की जो है वो कितनी बढ़ जाती है, 95 हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड 40 हो जाती है। टिश्यू के अंदर कितना ऑक्सीजन होता है, 40 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 45 होता है। ये डायग्राम दे रखा है। यहाँ से हमने इंस्पायर करा एयर को, O2 अंदर गई और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर बना है इसका 140। और ये पार्शियल प्रेशर जो है ये आगे जाके फिल्ट्रेट होएगा डिऑक्स। अभी तो ये पल्मोनरी वेन्स में है, पल्मोनरी वेन्स में ये डीऑक्सीनेटेड है। अब ये ऑक्सीनेट डीऑक्सीनेट जो ब्लड है ये टिश्यू में जाएगा, टिश्यू से जाकर ये फिर दोबारा ऑक्सीनेटेड होके पल्मोनरी आर्टरी से ये पार्शियल प्रेशर के थ्रू बाहर एक्सेल हो जाएगा। ए ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन अपोजिट डायरेक्शन। जो कि CO2 गैस जो होती है वो ऑक्सीजन के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो जहाँ से आ रही है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही CO2 वापस चले जाएगी बाहर। डैट इज़ फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू।
ऑक्सीजन जो है वो एल्वोलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यू में जा रही थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसका अपोजिट हो जाएगी, टिश्यू से ब्लड और ब्लड से एल्वोलाई के थ्रू बाहर चले जाएगी, एटमॉस्फेरिक एयर में जाके मिक्स हो जाएगी। एज solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2, जो कि CO2 की solubility है वो ऑक्सीजन से 20 to 25 टाइम्स हायर है, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जल्दी जाकर डिजोल्व हो सकती है, सॉल्युबल हो सकती है। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्टिकल प्रेशर इज मच ग्रेटर कंपेयरिंग टू दैट ऑफ O2। इसका मतलब वही है, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो पर यूनिट से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है वो एटमॉस्फेरिक एयर में जाके जल्दी से सोल्यूबल हो जाती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो मेजरली 3 लेयर से मिलकर बनी है, नेमली हम उनके नेम देखेंगे अब। द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई। ये जो थिन स्क्वैमस एपिथेलियम है सेल, ये एल्वोलाई के अंदर प्रेजेंट होती है। द सेकंड इज द एंडोथेलियम ऑफ एल्वोलर कैपिलरीज। और जो सेकंड है एंडोथेलियम एल्वोलर कैपिलरीज, ये एल्वोलर में कैपिलरीज में प्रेजेंट होती है। एंड द बेसमेंट सब्सटेंस। और जो बेसमेंट सब्सटेंस है ये लास्ट लेयर है ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, composed of a thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelial cell of capillaries। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये स्क्वैमस एपिथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन को सपोर्टिंग देने का काम करती है, और एंडोथेलियल सेल और कैपिलरीज को भी सपोर्टिंग देने का काम करती है। सिंगल लेयर होती है इन बिटवीन दैम, ये दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन द मिलीमीटर। इसकी जो थिकनेस होती है वो मिलीमीटर से भी ज़्यादा कम होती है, मिलीमीटर से भी कम होती है इसकी थिकनेस। देयरफॉर ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वोलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वोलाई। ये जो सारे फैक्टर होते हैं हमारी बॉडी में, ये अलग अलग डिफ्यूजन करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन आएगी एल्वोलाई में और एल्वोलाई से जाएगी टिश्यू में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू से जाएगी एल्वोलाई में और एल्वोलाई से जाके बाहर चले जाएगी। जैसे कि ये रही, हम इस डायग्राम में समझेंगे। ये ब्लड कैपिलरीज हैं, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का चेंज होता रहता है, एक्सचेंज होता रहता है। ये इनके बीच में ब्लड सेल्स हैं। ये जो अंदर वाली लेयर है ये किससे बनी हुई होती है? एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज से बनी होती है। और ये जो येलो येलो है ये है बेसमेंट सब्सटेंस। यहाँ से आएगी ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन आई और यहाँ पर चले जाएगी। फिर इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से होकर बाहर चले जाएगा। ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना, ये है एल्वेओलर कैविटी। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, मतलब कि गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। ब्लड इज ए मीडियम ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। जो ब्लड है वो मीडियम ट्रांसपोर्ट है O2 और CO2 का। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट बाय RBCs इन द ब्लड। और जो कि ऑक्सीजन है रेड ब्लड सेल में वो 97% ट्रांसपोर्ट होती है। द रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड इन ए डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। और जो प्लाज्मा में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है कितनी होती है? 3% होती है। नियरली 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट बाय RBC, whereas 70% of it is carried by डाइकार्बोनेट। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है RBCs में वो कितनी होती है? 20 से 25%। और 70% किस में कैरिड होती है? वो बाई कार्बोनेट के अंदर होती है। अबाउट 7% ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन ए डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 7% प्रेजेंट होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कैसा होती है? हेमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, जो कि हीमोग्लोबिन है वो रेड कलर आयरन को कंटेन करता है, प्रेजेंट इन द रेड आरबीसीज। और किसके अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन? आरबीसीज के अंदर। O2 कैन बाइंड विद हेमोग्लोबिन, O2 O2 जो रहता है वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है ए रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और ये जब बाइंड होने के बाद ये कौन सा क्या बन जाता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। जो हर एक हर एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स कैरी करता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाइंड होने के बाद व्हेन हेमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ऑक्सीजन को बाइंड होने के बाद जो हेमोग्लोबिन है वो पार्शियल ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड हो जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन concentration and temperature are the other factors which can interfere with the binding। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है उसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सारे क्या हैं? अदर फैक्टर्स हैं, और ये इंटरफेयर होंगे बाइंडिंग के साथ। ए सिग्मा बॉन्ड कर्व्ड, ये वाला कर्व्ड जो है is obtained when percentage saturation of hydroglobin with O2 is plotted against the PO2। ये हमें ये दिखाता है कि जो ऑक्सीजन है वो हेमोग्लोबिन के साथ कैसे प्लॉटेड हुआ है। दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डाइसोसिएशन कर्व। इस कर्व को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन डाइसोसिएशन कर्व कहते हैं। And is highly useful in studying the effect of factor like PCO2, H plus ion concentration etc। ये हमें हाईली स्टडी करवाता है फैक्टर इफेक्ट का, जैसे कि PCO2, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का, और बाकी सब एक्सेट्रा, ऑन बाइंडिंग O2 विद हेमोग्लोबिन। और ये हमें ये भी दिखाता है कि कैसे ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ रहा है, बाइंड हो रहा है। इन एल्वोलाई, एल्वोलाई के अंदर, वेयर एज देयर इज हाईली PO2, लोअर PCO2, लेसर H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर। एल्वोलाई के अंदर कैसे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो पार्शियल प्रेशर वो कम होना चाहिए, कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का कम होना चाहिए, और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए एल्वोलाई के अंदर। द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। ये सारे हेमोग्लोबिन के बनने के लिए कुछ फैक्टर परफॉर्म होते हैं। वेयर एज इन टिश्यू, अब टिश्यू के अंदर वेयर लो PO2, हाई PCO2, हाई H प्लस कंसनट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर एक्सिस। जो एल्वोलाई के अंदर जो चीज़ हो रही थी उसका एकदम उल्टा कर देंगे हम टिश्यू के अंदर। एल्वोलाई के अंदर क्या हो रही थी? ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो हाई था, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर वो लो था, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम था, और टेम्परेचर भी वहाँ पे कम था। लेकिन टिश्यू के अंदर जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो लो रहेगा, हाइड्रोजन का ज़्यादा रहेगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा रहेगी, और टेम्परेचर भी वहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए टिश्यू के अंदर। एलोराई का एकदम उल्टा कर देंगे हम टिश्यू के अंदर। The condition of favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin, ये हमें यह बताता है कि ऑक्सीजन कैसे हेमोग्लोबिन से नहीं जुड़नी चाहिए जिससे वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाए। दिस क्लियरली इंडिकेट, ये हमें क्लियरली बताता है कि that oxygen get bound to hemoglobin in the lung surface and get dissociation at the tissue। यह हमें क्लियरली बताता है कि ऑक्सीजन कैसे
हेमोग्लोबिन के साथ बाउंड हो रही है लंग सरफेस पे और ये डिसोसिएशन हो रहा है टिश्यू के साथ। एवरी 100 ml ऑफ oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 to the tissue under normally physiological condition। ये हर एक 100 ml जो रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहाँ पे जाता है 500 ml होके ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन में 500 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो टिश्यू के अराउंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन में होता है। इसे हम कहते हैं, ये था हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज कैरिड बाय ए हेमोग्लोबिन। CO2 जो है वो हेमोग्लोबिन के थ्रू कैरिड होता है एज कार्बोमोनी हेमोग्लोबिन, जिसे हम कह रहे थे कार्बोमोनी हेमोग्लोबिन। अबाउट 20 to 25%, जो कि हेमोग्लोबिन में कितना प्रेजेंट होता है 20 से लेकर 25% तक होता है। This binding is related to the partial pressure of CO2. PO2 is a major factor which could affect this binding। ये जो बाइंडिंग है ये पार्शियल प्रेशर का CO2 और PO2, ये हमें मेजर करवाता है कि जो फैक्टर अफेक्टिंग है ये बाइंडिंग हो रही है पार्शियल प्रेशर के अंदर। When PCO2 is highly and PO2 is low as in the tissue, जो कि PCO2 पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हाई है, और जो PO2 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो लो है टिश्यू के अंदर। मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर वेयर एज, जो ज़्यादा बाइंडिंग है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कैसा है, व्हेन द PCO2 इज लोअर एंड PO2 इज हायर एंड इन एल्वोलाई। एल्वोलाई के अंदर भी इसका एकदम उल्टा हो जाएगा। जो पार्शियल प्रेशर है PCO2 का वो तो कम है, और जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा है एल्वोलाई के अंदर। डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन फॉर कार्बोमोनोहाइड्रोग्लोबिन इज टेक प्लेस। वो कहाँ पर कैसे बनता है वो देखेंगे हम। दैट इज CO2 which is bound to hemoglobin for the tissue is delivered to the alveoli। जो CO2 रहता है जो किसके अंदर किसके साथ बाउंड हो रखा है, वो हेमोग्लोबिन के साथ बाउंड हो रखा है किसके अंदर, टिश्यू के अंदर। और टिश्यू से कहाँ पे जा रहा है वो एल्वोलाई के अंदर जा रहा है बाहर जाने के लिए। RBCs contain a very high concentration of the enzyme। जो RBCs है वो वेरी हाई कंसंट्रेशन एंजाइम को कैरी करती है, कंटेन करती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंड मिनट क्वांटिटी ऑफ द सेम प्रेजेंट इन प्लाज्मा टू। ये जो एंजाइम है कार्बोनेट एनहाइड्रेस और मिनट क्वांटिटीज ये प्लाज्मा के ये दोनों ही प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दिस एंजाइम फैसिलिटेट टू फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। अब हम ये जो रिएक्शन है इसके अंदर हम इन दोनों की डायरेक्शन को और रिएक्शन को समझेंगे। यहाँ पे हम CO2 और H2O को जब रिएक्ट करवाएंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेस के साथ तो हमें गिफ्ट में क्या मिलेगा, H2CO3 मिलेगा। और H2CO3 को हम फिर से अगेन कार्बो एनहाइड्रेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें गिफ्ट में क्या मिलेगा, HCO3 नेगेटिव, और साथ ही साथ H+ आयन हमें मिलेगा। एट द टिश्यू साइड वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाईली ड्यू टू कैटाबॉलिक। जो टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर था और कार्बन डाइऑक्साइड का वो हाई होगा कैटाबॉलिज्म में। CO2 डिफ्यूज इनटू द ब्लड RBC एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म HCO3 नेगेटिव एंड H+ आयन। ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट थे, RBCs और प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो रहा था ब्लड के अंदर तो हमें फॉर्म क्या हो रहा था, HCO3 नेगेटिव और H+ आयन हमें मिल रहा था। The alveolar side whereas PCO2 is lower, the reaction process in the opposite direction leading to the formation of CO2 and H2O। एल्वोलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर था कार्बन डाइऑक्साइड का वो लो था, और जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही थी वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही थी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ। थस CO2 trapped as
bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड हो रही थी बाइकार्बोनेट टिश्यू के अंदर, वो ट्रांसपोर्ट कहाँ से हो रही थी? एल्वेओलाई के थ्रू रिलीज आउट हो रही थी। किसकी फॉर्म में? CO2 की फॉर्म में। एवरी 100 ml ऑफ डिऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 मिलीलीटर ऑफ CO2 इज टू द एल्वेओली। हर एक 100 ml डिऑक्सीनेटेड ब्लड जो रहता है वो डिलीवर हो रहा था एल्वेओलाई के अंदर, और उसके अंदर कितना क्या प्रेजेंट था? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था 4 ml। और नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ह्यूमन बींग्स हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिथम। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें एबिलिटी है मॉडरेट रेस्पिरेटरी रिथम को मेंटेन रखने की, टू सूट द डिमांड्स ऑफ द ब्लड टिश्यू। और ये कहाँ पे जाता है? ब्लड टिश्यू में डिमांड होती है किसकी? रेस्पिरेटरी रिदम की। दिस इज डन बाय ए न्यूरल सिस्टम। ये न्यूरल सिस्टम से मिलके बनी हुई होती है। ए स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुलर रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। जो कि एक स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुलर रीजन में, जो कि मेडुलर रीजन प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम कहते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं। और वो किस पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रेगुलेशन करने की रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब कि ब्रेन के अंदर एक पार्ट है मेडुला, उसके अंदर रेस्पिरेटरी रिदम प्रेजेंट होती है और वो रिस्पॉन्सिबल होती है रेगुलेशन करने के लिए। Another center present in the pons regions of the brain called pneumotoxin center can moderate the function of the respiratory। और ब्रेन के अंदर एक और पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं पोन्स रीजन। वो क्या काम करता है? न्यूमोटॉक्सिस सेंटर का काम करता है और वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का भी काम करता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की भी कहते हैं उसको हम। न्यूरल सिग्नल for this center can reduce the duration of respiratory and thereby after the respiratory rate। ये जो न्यूरल सिग्नल्स होते हैं ये कौन पहुंचाता है? ये जो न्यूरल सिग्नल्स है ये हमें कौन पहुंचाता है? ये ड्यूरेशन करने का काम भी करते हैं और रेस्पिरेटरी रेट, न्यूरल सिस्टम न्यूरल सिग्नल्स को रेस्पिरेटरी रिदम ही हमें पहुंचाता है। द chemosynthetic area is situated adjacent to the respiratory rhythm center, which is highly sensitive to CO2 and hydro ions। जो कीमोसिंथेटिक एरियाज हैं रिदम सेंटर के, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? CO2 के अंदर और हाइड्रोजन आयंस के अंदर होते हैं। Increase in these substance can active this center, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which these substance can be eliminated। जो सब्सटेंस है CO2 और H2 वो इंक्रीज हो जाएंगे सेंटर में तो वो एक्टिव हो जाएंगे। मतलब कि जो CO2 और H2O सब्सटेंस है वो इंक्रीज होने के बाद सेंटर में इंक्रीज हो जाएंगे तो एक्टिवेट भी हो जाएंगे, उनकी मात्रा बढ़ जाएगी तो वो सिग्नल भेजेंगे रिदम सेंटर को कि वो सारी चीज़ों को एडजस्ट करे। अगर वो नहीं करता तो वो खुद ही अपना आप ही एडजस्टमेंट हो जाएंगे और कहेंगे कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस को करो। जब रेस्पिरेटरी प्रोसेस नॉर्मल हो जाएगा तो वो सब्सटेंस अब एलिमिनेट हो जाएंगे। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद arteric arc and cardiac artery can recognize change in CO2 and H plus concentration and secondary signals to the rhythm center for remedial actions। जो कि रिसेप्टर्स हैं जो कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आयोटी आर्क में और कार्डियरी आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं। और किसका
वो क्या क्या काम देखते हैं, क्या क्या रिसेप्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिसेप्ट करते हैं और हाइड्रोजन प्लस आयन कंसंट्रेशन को रिसेप्ट करते हैं। वो ये देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। वो अगर चेंजेस आए हैं तो वो सिग्नल देते हैं रिदम सेंटर को, और वो टेक एक्शन लेते हैं, वो एक्शन लेते हैं इनके खिलाफ कि ये चीज़ कैसे हो रही है, इनके खिलाफ वो एक्शन लेते हैं। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इग्निफिकेंट। जो कि ऑक्सीजन का रोल है वो रेस्पिरेटरी रिदम के अंदर क्वाइट इग्निफिकेंट होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब होने के वजह से क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकती है। अस्थमा, अस्थमा हो सकता है। अस्थमा इज ए डिफिशिएंसी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीविंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। मतलब कि जिसे अस्थमा होता है वो अच्छे से सांस नहीं ले पाता, और वो उसके जो ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें भी फर्क पड़ता है। सांस ना ले पाने की वजह से वो अच्छे से बोल नहीं पाता और उसे ये बीमारी हो जाती है। इस बीमारी को कहते हैं हम अस्थमा। फिर है इम्फसीमा। इम्फसीमा इज ए chronic disorder which is alveoli wall are damaged, due to which respiratory surface decreases. On the major case of this cigarette smoking, एम्फीसीमा जो है वो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स की वजह से होती है। एल्वोलाई वो जो उसमें एल्वोलाई वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस जो रहता है वो कम हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? मेजरली वो सिगरेट स्मोकिंग करने की वजह से होता है। द नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये उन पर्सन को होता है, उन लोगों को होता है जो कि हर वक्त किसी न किसी डस्ट पार्टिकल्स को लेते रहते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर उनके लंग्स को कोई डस्ट पार्टिकल डैमेज करे, ये उसे रहते हैं। इन सर्टेन इंडस्ट्री, जैसे कि इंडस्ट्री में रहने काम करने वाले लोग, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, स्पेशली जो कि ग्राइंडिंग करते हैं, स्टोन को ब्रेकिंग करने का काम करते हैं, उसमें से वो डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और वो उनके लंग्स में जाते हैं। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस that the defense mechanism of body cannot fully cope with the situation। जो कि ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाले डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे बॉडी में जो कोप होता है, ये मैकेनिज्म होता है, ये ऐसी सिचुएशन में कोप भी ज़्यादा काम नहीं कर पाता, ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स को नहीं रोक पाता है इस वाली सिचुएशन में रहने के लिए। लॉन्ग एस्पोरेज कैन गिव राइज अप टू इंफॉर्मेशन लीडिंग टू फिम्ब्रोस, मतलब कि इसे हम कह भी सकते हैं proliferation of fibrotic tissue and this causing सीरियस लंग डैमेज। इसकी वजह से सीरियस लंग डैमेज भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल को गेन करने की वजह से सीरियस लंग डैमेज भी हो सकता है। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। इस डिसीज से, इस डिसऑर्डर से बचने के लिए वर्कर जो रहते हैं वो प्रोटेक्टिव मास्क को पहन पहन के बच सकते हैं इस डिसीज से। तो हमारा चैप्टर यहीं पर आज ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।